क्या सदन के पटल पर अश्लील शब्दों के माध्यम से किसी बात को कहना, क्या उसको सेक्स एजुकेशन में हम डाल सकते हैं? जब निक्की हेम्ब्रम जी का आपको याद होगा, जब उन्होंने एक बीजेपी की विधायक हैं, कुछ मसला उठा था और नीतीश कुमार जी ने जिस अमर्यादित तरीके से कमेंट किया था, तब रोहिणी आचार्य जी का एक ट्वीट आया था, बहुत चर्चित हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार जी के पूरे कैरेक्टर को उसमें उल्लेख किया गया था। तो तेजस्वी जी समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी जी भी क्या अपने परिवार के लिए नीतीश कुमार जी से ये बात कहलवा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी राजनीति के दबाव में ये सब बात को स्वीकार कर रहे हैं कि दोबारा बिहार के लोग पूरे देश और दुनिया में शर्मसार होने के लिए अभिशप्त हुए हैं। देखिए, कल दिन था आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने का, लेकिन बातें कुछ आगे बढ़ी और बढ़ती बातों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश के विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। फजीहत बिहार की हो रही है, ये चर्चा तेज है और सवाल ये उठता है कि क्या सूबे के सीएम ठीक हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक है? नीतीश कुमार आज शीतकालीन सत्र में बिहार विधानमंडल पहुंचते हैं तो पत्रकारों के समक्ष आकर माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि जो भी कहा वो गलत है और कई लोगों को जो चोट लगी उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मुझे माफ़ कीजिए। हमारे साथ आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं राहुल कुमार। राहुल जी, क्या नीतीश कुमार ठीक हैं? देखिए, जिस तरह की बातचीत हो रही है पिछले कुछ महीनों में और सदन के अंदर जिस तरह से कल उनकी भाषा, अमर्यादित भाषा कहिए कि आई है, उसको अश्लील की श्रेणी में रखते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की जो छवि रही है बरसों पहले और भाषाई मर्यादा का एक लेवल उनका हुआ करता था और सदन की गरिमा हो या राजनीति की गरिमा को लेकर के वो बहुत चर्चित हुआ करते थे, एक सकारात्मक पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन कल जिस तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया परिवार नियोजन को समझाने के लिए, इवन बिहार सरकार का जो विज्ञापन है जिसमें 7 तरह की बात कही गई है, उसमें जिस विधि की बात नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो खुद उनके विज्ञापन में भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस सम्मानित तरीके से बातों को कहना चाहिए था, उसकी जगह पे नीतीश जी जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे ऐसा जरूर महसूस होता है कि कहीं न कहीं उन पर मानसिक तौर पर बहुत दबाव में है वो। आज माफी मांगने आ गए। और ये सिर्फ इस बात से मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल सदन में उन्होंने क्या कहा। अभी 2 दिन पहले अशोक चौधरी जी के यहाँ वो गए और महावीर चौधरी जी पर फूल चढ़ाने की जगह पे अशोक चौधरी पर चढ़ा दिए, और इस तरह की 1 दर्जन घटनाएं हैं जिससे ये महसूस होता है कि नीतीश कुमार जी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हैं, दबाव में हैं और यह स्थिति रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। माफ़ी उन्होंने आज मांगा, लेकिन बचाव में कल तेजस्वी यादव भी थे, कह रहे थे सेक्स एजुकेशन। क्या 9वें और 10वें में सेक्स एजुकेशन होता है? देखिए, सेक्स एजुकेशन एक पॉजिटिव अप्रोच है चीज़ों को समझने के लिए। जेंडर बायसनेस होता है, जो लिंग भेद है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझने के लिए सेक्स एजुकेशन अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या सदन के पटल पर अश्लील शब्दों के माध्यम से किसी बात को कहना, क्या उसको सेक्स एजुकेशन में हम डाल सकते हैं? पहले तो ये क्वेश्चन मार्क है। सदन में जब आप बोलते हैं, आप लाखों करोड़ों महिलाओं को और बाकी लोगों को भी आप संबोधित कर रहे होते हैं। क्या हमारे शब्दों का चयन सदन के पटल पर जब हम कोई बात रखते हैं, आखिर असंसदीय भाषा क्यों कहा जाता है कि भाई ये असंसदीय है, इसको मिनट से इसको हटाया जाता है? तो नीतीश कुमार जी की बात को जिस तरह से तेजस्वी जी समर्थन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी भी क्या अपने परिवार के लिए नीतीश कुमार जी से ये बात कहलवा सकते हैं? आज राबड़ी देवी जी ने कहा कि चीजें निकल गई होंगी, चलिए माफ करिए, तो राबड़ी देवी भी वो नहीं कह रही हैं जो कल तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और कुछ महीने पहले जब निक्की हेम्ब्रम जी का आपको याद होगा, जब उन्होंने एक बीजेपी की विधायक हैं, कुछ मसला उठा था और नीतीश कुमार जी ने जिस अमर्यादित तरीके से कमेंट किया था, तब रोहिणी आचार्य जी का एक ट्वीट आया था, बहुत चर्चित हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार जी के पूरे कैरेक्टर को उसमें उल्लेख किया गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी राजनीति के दबाव में ये सब बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सारे मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। बिहार एक समय में
लालू जी के राज में बिहारी शब्द, दिल्ली जब हम लोग रहते थे तो बिहारी शब्द अपमानित करने के लिए बोला जाता था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी जब बिहार की राजनीति में आए और बिहार को एक पॉजिटिव तरीके से उन्होंने चलाया तो एक सम्मान बढ़ा था। लेकिन कल से आज तक जितने फ़ोन कॉल्स पुराने मित्रों का आए हैं उससे ये महसूस होता है कि दोबारा बिहार के लोग पूरे देश और दुनिया में शर्मसार होने के लिए अभिशप्त हुए हैं। इकोनॉमिक्स के आप जानकार हैं। एक जो सर्वेक्षण रिपोर्ट कल पेश किया गया उसके बाद बड़ा ऐलान ये रहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, 65% को तक उसको ले जाया जाएगा और ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण है ये कुल जो स्वरूप तैयार होगा 75% का रहेगा। क्या ये संभव है? देखिए, संभव है या नहीं है ये अपनी जगह पे है, लेकिन निश्चित तौर पर पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव कल आया है राष्ट्रीय लोक जनता दल उसके समर्थन में है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि जब हम आर्थिक और जातीय सर्वे के आंकड़े जुटाए हैं तो उस आंकड़े में ये बहुत क्लियर हो गया है कि आखिर समाज का एक बहुत बड़ा तबका पीछे रह गया, वो आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। अगर आप नौकरियों को आप देखेंगे, सरकारी नौकरी में भागीदारी को, तो अति पिछड़े में 210 जातियां हैं, उसमें 190 से ज़्यादा ऐसी जातियां हैं जिनकी भागीदारी बेहद कम है नौकरियों में। उसी तरह से जब पिछड़ों में आप देखेंगे तो 5-6 जातियों की भागीदारी तो है, लेकिन बाकी जो 20-25 जातियां हैं उनकी भागीदारी बेहद कम है। तो नीतीश कुमार जी ने जो कल प्रस्ताव रखा और कैबिनेट से जो प्रस्ताव पास हुआ वो चीज उस जो भागीदारी आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या ये भागीदारी में जो पीछे छूट गए हैं उसके लिए सब कैटेगरी या स्पेशल कैटेगरी बनाने की कोई कवायद नहीं दिखाई पड़ती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की एक कोशिश है, लाभ सचमुच में किसी तक पहुंचे ये अभी तक तो नहीं दिखा है। नहीं दिखा। एक आखिरी सवाल लेंगे। बीजेपी ने स्पष्ट किया कि कई और राज्यों में जो दायरा है आरक्षण का वो ज़्यादा है, कहीं 69% भी है, 78% भी है। तो क्या लगता है कि अगर इस आरक्षण को लागू किया जाए तो बिहार में लोगों का उद्धार हो जाएगा? क्योंकि अब तक देखा गया कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उसी को मिल रहा है जो शुरू से इसका लाभ लेते आ रहे हैं। नहीं, ये सीधे कहना कि सिर्फ उसी को मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस चीज़ को छोटा करना होगा। आरक्षण का लाभ निश्चित तौर पर नीचे तक जाता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जब 210 जातियाँ अति पिछड़ी समाज में हैं, आपके पास डेटा है कि बहुत बड़ी आबादी अभी भी जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना है उससे वो बाहर है। पिछड़ी जातियों में 30 जाति में बहुत बड़ी जातियां हैं जो बाहर हैं। तो हमारे तरफ से ऐसा क्या प्रस्ताव है कि जो हम आरक्षण की सीमा बढ़ा रहे हैं इसका लाभ सीधे उनको मिलेगा? जब तक टारगेट तक हम चीज़ों को नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक उसका राजनीतिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन सचमुच में नीचे तक पहुंच जाएगा ये नहीं होगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मौजूदा महागठबंधन की सरकार ने इस आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के पहले क्या टारगेट सेट कर रखा है ये अब तक क्लियर नहीं है। अगर आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है तो जो छूट गए हैं अगर उन्हें लाभ मिलता है, नीतीश कुमार का कोई नई समीकरण लेकर चल रहे हैं जिससे बड़े पैमाने पर लोग इस आरक्षण का लाभार्थी बनते हैं तो ये सही है। वहीं जो बयान कल नीतीश कुमार का दोनों ही सदनों में निकल कर आया वो आपत्तिजनक था और इससे पूरे बिहार की जो गरिमा है पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।